वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्राइम पे रिलीज हुई एक तमिल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि, जिसमें नवीन चंद्रा लीडिंग रोल पर है। इस सीरीज में ओवरऑल से 10 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 45 मिनट्स के आसपास है। मतलब सीरीज बहुत ही लंबी है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 एपिसोड्स काफी है। बीच बीच में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स लगे मुझे, मतलब थोड़ा बहुत लैगिंग लगा मुझे। और बाकी सस्पेंस थ्रिलर हॉरर इवेंट्स ऑसम है। सीरीज के एंड में जाकर असली सस्पेंस रिवील होता है कि आखिरकार ये सब कुछ हत्याएं कैसे हो रही है, कौन कर रहा है। सो अब सीरीज बड़ी है तो वीडियो भी लंबी होने वाली है, तो दोस्तों स्टे ट्यून। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 20 साल पहले। कोयम्बतूर के 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल का एरिया होता है और इस जंगल में कुछ आदिवासी लोग अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। लेकिन एक रात अचानक से ये सारे गांव वाले रेडी शडी होकर एक गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा के अंदर बनराची नाम की एक देवी माँ की मूर्ति होती है। इस देवी माँ के सामने कुछ पूजा वगैरह करने लगते हैं। उसके बाद उसी गुफा के अंदर ये सारे लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर बहुत बड़ी आग जलाकर ये सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब मास सुसाइड कर लेते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद उसी जंगल के एक छोटी सी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। उस पेड़ के अंदर से एक बहुत ही अजीब का क्रिएचर बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मतलब एक्चुअली यही वनराची होती है, देवी। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्पेशली 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है सत्या, दूसरे का इरफान। और फिलहाल सत्या की टीम जंगल में आकर जख्मी हुए हाथी को मरहम पट्टी करने लगते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि जंगल के जानवर और परिंदे सत्या से बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते रहते हैं। खैर उसी रात रॉबर्ट नाम का एक बंदा आधी रात को जंगल के अंदर जाने लगता है, और वो भी अकेले। इसी दरमियान में वो देवी वनराची रॉबर्ट को फॉलो करती रहती है। सुबह होने के बाद जब सत्या की टीम बस ऐसे ही जंगल में घूम रहे होते हैं, तो उसी जंगल के किसी इलाके में सत्या की टीम को रॉबर्ट की लाश मिलती है। और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि रॉबर्ट की लाश मकड़ी के जाली के अंदर फंसी होती है। ये देखकर ये लोग तो शॉक में रह जाते हैं। दूसरे सीन में अयनार नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। रिसेंटली अयनार की दादी की डेथ हो चुकी होती है। घर में उसी की पूजा पाठ हो रही होती है और अयनार के रिश्तेदार यही गुसुर फुसुर कर रहे होते हैं कि अयनार ने जिस लड़की से शादी की उसी लड़की की वजह से अयनार की दादी की मौत हो गई। मतलब उस लड़की के कदम घर में पड़े और इसकी दादी चल बसी। बहुत ही मनहूस है अयनार की बीवी। उसी वक्त चैत्रा नाम की एक और पुलिस ऑफिसर अयनार को कॉल करने लगती है। कहने लगती है कि हमारे सीनियर ऑफिसर रिटायर होने के बाद हम सारे लोगों ने यही सोचा था कि तुमको प्रमोशन आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट बिना तुमको प्रमोशन दिए किसी ऋषि नाम के बंदे को यहाँ पर ट्रांसफर किया। अब फॉरेस्ट में एक डेड बॉडी मिली है ना, तो ऋषि सर ने हम दोनों को वहीं पर डायरेक्ट आने के लिए कहा। इस तरह से अयनार और चैत्रा क्राइम स्पॉट पर पहुँचने लगते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी ऋषि मौजूद होता है। अयनार ऋषि को लाइक नहीं कर रहा होता क्योंकि इसका प्रमोशन नहीं हुआ, और वो भी ऋषि की वजह से। खैर ऋषि इन दोनों से कहने लगता है कि कल रात आप दोनों क्राइम स्पॉट पर आकर क्या क्या नोटिस किया, क्या मुझे डिटेल में बता सकते हो। सो चैत्रा बताने लगती है कि सर कल रात को ही हमको इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि किसी बंदे की डेड बॉडी जंगल में पाई गई और वो मकड़ी के जाल में फंसा है। और उसी तरह वहाँ पर फ्रेश येलो कलर के फूल भी पाए गए। लेकिन बात यह है कि ऐसे फूल के पौधे 50 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। और सर एक और शॉकिंग बात यह है कि मकड़ियाँ रातों रात इतना बड़ा जाल कैसे बुन सकती है। मरने वाले के बारे में हम लोगों ने पता किया, उसका नाम है रॉबर्ट, जो एक फोटोग्राफर है। थोड़ी देर के बाद सत्या और उसकी टीम ऋषि के पास आते हैं। सत्या ऋषि से कहने लगता है कि रॉबर्ट पिछले 2 महीनों से इसी जंगल के रिसोर्ट में रहते आ रहा है। मतलब वो एक फोटोग्राफर है, एनिमल्स की फोटोग्राफी करने के लिए वो यहीं पर रुका था। और इसी तरह रात के समय कोई भी जंगल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। शायद कल रात रॉबर्ट ने हमारी परमिशन नहीं ली, वो अकेले ही जंगल के अंदर चला गया। इस तरह से सत्या ऋषि को रॉबर्ट का कमरा दिखाने लगता है। खैर उसके बाद ऋषि अयनार और चैत्रा गांव के अंदर जाकर रॉबर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछताछ करते रहते हैं। उसी वक्त एक होटल में काम करने वाला अब्दुल नाम का बंदा पुलिस वालों को देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये तीनों किसी भी तरह से अब्दुल को पकड़कर पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ करने लगते हैं कि बताओ तुमने हम लोगों को देखकर क्यों भागा। अब्दुल कहने लगता है कि एक्चुअली कल रात रॉबर्ट सर मेरे पास आए थे, अपने साथ जंगल में बुलाया जानवरों की फोटोग्राफी करने के लिए। लेकिन जब हम दोनों जंगल के अंदर जा रहे थे तो हम दोनों को कुछ भयंकर आवाजें सुनाई दी, जिस वजह से मैं बीच में ही रुक गया और रॉबर्ट सर जंगल के अंदर चले गए। और उसी वक्त वनराची देवी रॉबर्ट को मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। खैर उसी रात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाली ख्याति और सेल्वी नाम की 2 लड़कियां
जंगल के जरिए से जाते रहते हैं। इसी दरमियान में सेल्वी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। मतलब ये ट्रैप किसी ने जंगली जानवरों के लिए रखा होता है और बेचारी सेल्वी इसके ऊपर पैर रख देती है, जिसकी वजह से दर्द के मारे तड़पने लगती है। क्या थी किसी पत्थर को ढूंढने लगती है इस ट्रैप को तोड़ने के लिए। तभी सेल्वी ये देखती है कि इसके सामने वनराची देवी खड़ी है। धीरे धीरे सेल्वी की तरफ आने लगती है। ये देखकर सेल्वी जोर जोर से चीखने चिल्लाती रहती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले जब ऋषि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए फायरिंग वगैरह कर रहा था, तो उसी दरमियान में ऋषि के एक आंख को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख टोटली डैमेज हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद हायर ऑफिसर्स ऋषि को जॉब से निकालने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बाद में ऋषि के इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ऋषि को जॉब से नहीं निकालते, डिपार्टमेंट के अंदर ही रहने देते हैं। ऋषि की एक आंख आर्टिफिशियल आंख होती है, मतलब वो सिर्फ एक ही आंख से देख सकता है। और उसी तरह जब जब ऋषि को कुछ अजीब के दौरे भी पड़ते रहते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर ख्याति सत्या के पास आकर कल रात का इंसिडेंट बताने लगती है कि कल रात ख्याति और सेल्वी वनराची को देखा, लेकिन सत्या ख्याति की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि वनराची एक काल्पनिक कैरेक्टर है, वो हकीकत नहीं है। दूसरी तरफ ऋषि की टीम फोरेंसिक डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर कहने लगती है कि रॉबर्ट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। मैंने दिल्ली पर भेजकर भी वेरीफाई किया। रिपोर्ट्स तो यही कहते हैं कि रॉबर्ट की मौत हार्ट अटैक से हुई। मतलब हमको तो पता है कि रॉबर्ट की हत्या हुई, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कोई साइन नहीं। और इसी तरह हत्यारे ने रॉबर्ट को कैसे मारा वो भी आइडिया नहीं। उसके बाद ऋषि ऐनार और चैत्रा से कहने लगता है कि अगर हत्यारा अपने आप को बचाने की कोशिश करता तो डेड बॉडी को उसी किसी जंगल में दफना देता, लेकिन उसने सारे लोगों को दिखाने के लिए डेड बॉडी को वहाँ पर रखा। और इसी तरह क्राइम स्पॉट पर वो येलो कलर के फूल भी पाए गए ना, जिसका मतलब पास्ट में ऐसी एक हत्या हुई होगी या तो फिर होने वाली है। बाद में ऋषि की टीम डीएफओ मल्लिका के पास जाते हैं। मल्लिका से पूछने लगते हैं क्या पास्ट में जंगल में इसी तरह की कोई डेड बॉडी पाई गई थी। मल्लिका कहने लगती है कि 5 साल पहले बाला नाम का एक ट्रक ड्राइवर जंगल के जरिए से जा रहा था तो उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पेड़ की डाली उसकी पेट में चुभ जाने पर बाला की मौत हो गई। और शॉकिंग बात यह है कि बाला की डेड बॉडी भी उसी हालत में पाई गई थी, मतलब मकड़ी के जाल में थी उसकी बॉडी। उस वक्त हम लोगों ने कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उस केस को एक्सीडेंट की तरह ही बताकर क्लोज कर दिया। इस तरफ ख्याति एक औरत से मिलने के लिए हॉस्पिटल पर आती है। एक्चुअली ख्याति एक अनाथ होती है। ख्याति जिस ऑर्फनेज में पली बढ़ी उसकी वार्डन होती है ये औरत। तो इस औरत की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से इसके पास आकर ख्याति बहुत दुखी होने लगती है, दिलासा दिलाने लगती है, इसकी केयरिंग करती रहती है। दूसरी तरफ ऋषि की टीम मरे हुए बाला के फैमिली वालों से, उसके दोस्तों से बाला के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। तो वो लोग ऋषि की टीम से कहने लगते हैं कि बाला मरने से पहले यही बता रहा था कि उसको एक बुरा सपना आया करता था और उस सपने में बाला वनराची को देखता था। उसके बाद ही बाला की मौत हो गई और पुलिस वाले बाला के हादसे को एक्सीडेंट का रूप देकर केस क्लोज कर दिया। लेकिन हम लोगों को पक्का यकीन है कि बाला को वनराची ने ही मारा। उसके बाद ऋषि की टीम इस वनराची के बारे में गूगल करने पर इन लोगों को एक यूट्यूब वीडियो मिलता है। उस वीडियो में एक बंदा यही कुछ बातें बताने लगता है। हमारे देश में लोग बड़े बड़े देवी देवताओं के साथ साथ अपने गांव के देवताओं को भी मानते हैं। मतलब कुछ गांव में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती रहती है, तो उन्हीं में से एक देवी है वनराची। कुछ लोग वनराची को देवी माँ मानते रहते हैं, तो कुछ लोग बुरी आत्मा, बुरी शक्ति। कुछ लोग वनराची की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग इसके सामने बलि देते हैं, अजीब अजीब के रिचुअल्स करते रहते हैं। सो वनराची को मानने वाले दोनों साइड है। इस तरह से उस वीडियो में होता है। खैर दूसरे सीन में एकाम्बरम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअली एकाम्बरम रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया होता है, लेकिन काम पर आकर देखता है तो यहाँ पर कोई भी मजदूर मौजूद नहीं होता। इंजीनियर कहने लगता है कि सर गांव में यह अफवाह फैल चुकी है कि जंगल में कोई बुरी आत्मा घूम रही है, इसीलिए लोग यहाँ पर काम पर नहीं आना चाहते। एकाम्बरम कहने लगता है अरे यार ये क्या नए फसाद की जड़ है, अगर ऐसा चलता रहेगा तो सारा काम रुक जाएगा। एक काम करते हैं, हम बिहार से मजदूरों को मंगवाते हैं, उन लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं ना। उसी रात एकाम्बरम की बीवी संगीता डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा के वापस अपने घर पर आ रही होती है। संगीता प्रेग्नेंट होती है। तो तभी एक बूढ़ी औरत संगीता से कहने लगती है अरे संगीता तुम इतनी रात को कहाँ पर जाकर आ रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता प्रेग्नेंट औरतें रात को बाहर नहीं निकलते। वनराची ऐसी औरतों को मार देती है, उनका बच्चा छीन लेती है। वनराची भी माँ बनने की इच्छा करती थी, लेकिन वो माँ नहीं बन पाई। इसीलिए वनराची जब कभी भी प्रेग्नेंट औरतों को देखती है
तो उनको मार देती है, उनका बच्चा छीन लेती है। तो घर जाते समय तुम अपने हाथ में किसी लोहे की चीज को लेकर जाना। लोहे की चीज से वनराची को बहुत डर लगता है। तो संगीता उसी तरह से जाने लगती है। थोड़ी दूर आने के बाद संगीता एक पेड़ के ऊपर वनराची को देखती है। वनराची को देखकर संगीता डर के मारे फटाफट से अपने घर में आकर अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेती है। जब अपने पति एकाम्बरम को जगाने की कोशिश करने लगती है तो एकाम्बरम तो बहुत दारू पीकर सो चुका होता है। बाद में संगीता पूजा पाठ वगैरह करने लगती है। भगवान के सामने दिया जलाकर थोड़ी देर के बाद एकाम्बरम के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। संगीता दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका होता है। बहुत ही मुश्किल से जब दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो बेड में एकाम्बरम मौजूद नहीं होता। वनराची घर के ऊपर से एकाम्बरम के कमरे में आकर एकाम्बरम को ले गई होती है। मतलब इनका सीमेंट का घर नहीं होता। सो ये देखकर बेचारी संगीता बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एकाम्बरम को दिखाया जाता है जो किसी जंगल में पड़ा होता है। जब एकाम्बरम हिलने की कोशिश करने लगता है तो ये हिल ही नहीं पाता। तभी इसके पास वनराची आने लगती है धीरे धीरे। खैर सुबह होने के बाद ऋषि की टीम एकाम्बरम के घर के पास पहुंचते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। और इसी तरह पुलिस के कुत्तों से एकाम्बरम को फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये कुत्ते पुलिस वालों को लेकर जंगल में जाते हैं। तो उसी जंगल के एक इलाके में ये लोग एकाम्बरम की लाश को देखते हैं, और वो भी उसी हालत में, मकड़ी के जाल में। ऋषि इसकी लाश को पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टर के पास लाता है। जब डेड बॉडी की इंस्पेक्शन हो रही होती है तभी एकाम्बरम की बॉडी के अंदर से हरे हरे कीड़े बाहर निकल कर आते हैं। ऋषि इस एक हरे कीड़े को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है इसकी इंस्पेक्शन करवाने के लिए। वो डॉक्टर ऋषि और उसकी टीम से कहने लगता है कि ये कीड़े अपने पैरों से जाल बुन रहे हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि रातों रात इतना बड़ा जाल कैसे बुन सकते हैं ये कीड़े। मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए, अच्छे से इंस्पेक्शन करके मैं आपको अपडेट दूंगा। इस तरह से वो डॉक्टर उन कीड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहता है। खैर अयनार यही मान रहा होता है कि ये सारी हत्याएं वनराची ही कर रही है। शायद उन लोगों ने वनराची का कुछ बिगाड़ा होगा। लेकिन ऋषि इन भूत प्रेत पर यकीन नहीं कर रहा होता। यही सोचने लगता है कि ये सब कुछ किसी इंसान का काम है। खैर दूसरे सीन में मांगई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी गांव में हैंडमेड डॉल्स को बेचती रहती है। स्पेशली वनराची की डॉल को बहुत अच्छी तरह से बनाती रहती है। तो एक दिन जया नाम की एक छोटी बच्ची वनराची की डॉल को देखकर इसको खरीदने की विश करने लगती है अपनी माँ से। लेकिन जया की माँ जया को वो डॉल नहीं दिलवाती, उसको जबरदस्ती अपने घर ले जाने लगती है। शॉकिंग बात यह है कि जब वो बच्ची जया वापस अपने घर पर आती है तो इसके घर में वही वनराची की डॉल होती है। इससे बातें करती रहती है, लेकिन ये बात जया के माँ बाप ऑब्जर्व नहीं करते। उसी रात सोते समय जया के माँ बाप अपने घर में कुछ आवाज़ों को सुनने लगते हैं। उस बच्ची जया के फादर का नाम होता है रतिनम। सो रतिनम और उसकी वाइफ सारे घर में तलाश करते रहते हैं। तो तभी ये दोनों ये देखते हैं कि जया के कमरे में वो वनराची की डॉल मौजूद है। ये देखकर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। रतिनम फटाफट से उस डॉल को आग में जलाने लगता है। यही सोचने लगते हैं कि कोई हम पर जादू टोना कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है। ये डॉल अपशगुन है हमारे घर में, आखिरकार कैसे आई है हमारे घर में। दूसरे सीन में अयनार की बीवी यमुना को दिखाया जाता है जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होती है। अयनार यमुना के पास आकर इससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यमुना अयनार को बहुत डांटने लगती है कि मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, और उस दिन जब तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ बोल रहे थे तो तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकली, बस सुनते रहे। उन लोगों का कहना है कि मेरी वजह से तुम्हारी दादी की मौत हो गई। सो इसी बात से नाराज होकर यमुना अपने मायके आ जाती है, और सीरीज के दरमियान अयनार अपनी बीवी यमुना को मनवाते रहता है। दूसरी तरफ ऋषि अपनी मरी हुई मंगेतर विजी को इमेजिनेशन करते रहता है। और इसी तरह जब कभी भी ऋषि को माइग्रेशन होने लगता है तो ऋषि के सामने विजी भूत बनकर नजर आती रहती है। मतलब ऐसा ऋषि इमेजिनेशन करते रहता है। उसी रात जब वो दुकान वाली बंदी मांगई अपना दुकान बंद करके वापस अपने घर पर जा रही होती है तो एक बंदा मांगई को फॉलो करते रहता है इसके साथ अत्याचार करने के लिए। मांगई डर के मारे फटाफट से अपने घर में आकर अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा मांगई के घर के पास आकर खिड़की ओपन करके जब अंदर झांकने लगता है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मांगई बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करती रहती है, जैसा लगता हो कि मांगई के शरीर में वनराची आ गई। खैर दूसरी तरफ ऋषि अयनार के साथ फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक ये जंगल में ही रहेगा, आने जाने के लिए आसानी होगी। उसी वक्त सत्या ऋषि को ख्याति से मुलाकात करवाने लगता है। कहने लगता है कि ख्याति इस जंगल को अच्छी तरह से जानती है।
जब कभी भी तुम जंगल में जाना चाहते हो तो कैथी को भी अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगी इस केस में। और इसी तरह जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कैथी को भी इसी गेस्ट हाउस में रहने के लिए कहता है, तो कैथी भी इसके लिए ओके कह देती है। खैर दूसरे दिन कैथी ऋषि और अयनार को लेकर जंगल के इलाके में जाने लगती है। इसी दरमियान में ऋषि कैथी से उस रात का इंसिडेंट पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने और सेल्वी नाम की लड़की ने वनराजी को देखा, क्या ये बात सच है? कैथी यही सोचने लगती है कि अगर मैं हाँ का जवाब दूं तो ये सारे लोग मुझे पागल समझेंगे। ना का जवाब देने लगती है, नहीं मैंने वनराजी को नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर एक जंगली जानवर था, उसी को देखकर हम दोनों डर गए थे। ऋषि भी यही कहने लगता है, हाँ मुझे भी ये भूत प्रेत पर यकीन नहीं है, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये सारी हत्याएं कोई इंसान ही कर रहा है। उसके बाद ऋषि और अयनार मरे हुए एकाम्बरम के ऑफिस में जाकर चेक करने लगते हैं, मतलब कुछ सबूत वगैरह ढूंढते रहते हैं। तो उसी एक सीक्रेट ड्रॉ में ऋषि को एकाम्बरम का दूसरा फोन मिलता है, इसमें ये डेटा को निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसी दरमियान में कैथी को ये बात पता चलती है कि ऋषि को एक आंख नजर नहीं आती, मतलब इसकी एक आंख आर्टिफिशियल आंख है। दूसरी तरफ एकाम्बरम की बीवी संगीता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही होती है ना, सो बेचारी की प्रेगनेंसी चली जाती है। संगीता बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि ये सब कुछ उस वनराची ने किया, मेरे बच्चे को, मेरे पति को छीन लिया, आखिरकार हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। उसी रात जब रतिनम अपने चाय की फैक्ट्री में मौजूद होता है, तभी रतिनम की बीवी रतिनम को कॉल करके कहने लगती है कि आपको उस वनराची की डॉल को जलाना नहीं चाहिए था, वो वनराची हम पर बदला ले सकती है। आज मैंने पंडित जी को बुलाकर पूजा रखी है, आप फटाफट से घर वापस आ जाओ। तो रतिनम उसी तरह से अपनी गाड़ी में बैठकर जब अपने घर वापस जा रहा होता है, तो तभी रतिनम को वनराची नजर आती है। फटाक से इसकी गाड़ी के ऊपर आकर रतिनम पर हमला करने लगती है। दूसरे दिन सत्या की टीम जंगल में जाकर जानवरों के लिए बिछाए हुए ट्रैप्स को निकालने लगते हैं। एक्चुअली जानवरों को मारकर उनकी चीजें बेचने वाले स्मगलर्स ऐसे ट्रैप्स बिछाए होते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए। सो ऐसे ट्रैप्स क्लीन करते रहते हैं और उसी तरह सत्या उन स्मगलर्स को पकड़ने की बहुत कोशिश करते रहता है। दूसरे सीन में शेखर नाम के वो स्मगलर को दिखाया जाता है जो जंगल के हाथियों को मारकर उनके दांतों की स्मगलिंग करते रहता है। शेखर को पता लग जाता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसके टेंट के करीब आ रहे हैं, तो शेखर अपने आदमियों के साथ अपना ठिकाना चेंज कर लेता है। दूसरी तरफ ऋषि की टीम को रतिनम की डेड बॉडी मिलती है और सेम उसी हालत में मकड़ियों के जाल में फंसी होती है। उसके बाद ऋषि की टीम मरे हुए रतिनम के भाई तंगरसु से जा मुलाकात करते हैं इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए। उसी वक्त वो स्मगलर शेखर तंगरसु को कॉल करने लगता है, धमकी देने लगता है कि मेरा जो हिस्सा आना चाहिए तो मुझे फटाफट से मेरा हिस्सा मुझे पहुंचा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तंगरसु। खैर इसी इंस्पेक्शन के दौरान रतिनम के गाड़ी पर एक लंबा सा बाल मिलता है, इस बाल को फॉरेंसिक लैब पर भेज देते हैं। दूसरी तरफ जब सत्या की टीम जंगल में पेट्रोलिंग कर रही होती है तो ये लोग ये देखते हैं कि जंगल में जानवरों के लिए जो कैमरास फिट किया था ना, वो सारे कैमरास टूट चुके हैं और उसी तरह इसके अंदर मेमोरी कार्ड्स भी टूट चुके होते हैं, लेकिन एक मेमोरी कार्ड सेफ होती है। लैपटॉप में इंसर्ट करके चेक करने पर ये लोग ये देखते हैं कि आधी रात को वनराची पेड़ से उतर रही है और वो भी उल्टा। दूसरी तरफ ऋषि की टीम मरे हुए रतिनम के घर पर जाते हैं, रतिनम की बीवी से पूछताछ करने लगते हैं। इसी पूछताछ के दौरान इन लोगों को मांगई के बारे में पता चलता है। वही वनराची के डॉल्स को बेचने वाली लड़की मांगई के बारे में जानने के बाद ये लोग फटाफट से मांगई के घर पर जाकर इसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तो उसी एक बड़े से बक्से में ये लोग वनराची के मास्क को, इसके कपड़ों को, उसकी चीजों को देखते हैं। उसके बाद क्या था, ऋषि मांगई को हिरासत में ले लेता है, पुलिस स्टेशन लाकर इसी के बारे में पूछताछ करने लगता है। मांगई कहने लगती है कि मेरे माँ बाप भी इसी गाँव में रहते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप से झगड़ा करके सेपरेट हो गई, उस दुकान को चलाते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। हाँ, उस दिन जया नाम की एक छोटी बच्ची मेरी दुकान के पास आई थी, लेकिन उसकी माँ ने वनराची की डॉल को नहीं दिलवाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बच्ची अकेली ही मेरी दुकान पर आकर उस डॉल को खरीद कर ले गई। और उसी तरह मुझे ड्रामा करने का बहुत शौक है, एक ड्रामा में मैं वनराची का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, इसलिए मेरे घर में आपको वनराची के मास्क और उसके कपड़े पाए गए। खैर उसी रात सत्या ऋषि के पास आकर वो वाली वीडियो दिखाने लगता है जहाँ पर वनराची उल्टा पेड़ से उतर रही थी। पूछने लगता है क्या मांगई ऐसा कर सकती है। ऋषि कहने लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, वो लोग ये काम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये कोई इंसान ही है। रतिनम के गाड़ी के पास हमको एक बाल मिला, उसको टेस्ट पर भेजा है हमने, अगर वो बाल मांगई के विग से मैच हो गया तो जरूर मांगई ही कल्प्रिट है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जो बंदा रॉबर्ट मरा है ना, वो बंदा
सेल्वम नाम के एक बंदे के पास आता है जो उसी गांव में बकरियां बेचने का काम करता है और रॉबर्ट सेल्वम को कुछ पैसे और दवाइयां देकर उस दवाई को बकरी में इंजेक्ट करने के लिए कहता है। सेल्वम यही कहने लगता है, नहीं सर, अब ये काम नहीं करूँगा। रॉबर्ट यही कहने लगता है, अरे यार, मैं तुमको इसीलिए ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ ना, बस तुम पुरानी जगह पर डिलीवर कर दो बकरियों को। खैर प्रेजेंट डे पर उसी गांव में पंचायत बैठने लगती है। सारे गांव वाले उस गांव के सरपंच के पास आकर ही बात कहने लगते हैं कि पुलिस वाले वनराची को पकड़ नहीं सकते और वो वनराची बस ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा अब। सरपंच कहने लगता है कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। इस तरह से अपने गाँव वालों को समझाने लगता है। उसी वक्त ऋषि इस सरपंच से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली ये सरपंच और कोई नहीं, मांगई का फादर होता है। पूछने लगता है कि आपकी बेटी आपसे जुदा क्यों हो गई। मांगई की मां कहने लगती है कि मांगई को बचपन से ही नाटक करने का बहुत शौक था, लेकिन ये बात मेरे पति को पसंद नहीं। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे जब ऋषि जॉगिंग करके किसी तालाब के पास बैठा होता है तो उसी रास्ते से कैथी गुजरते हुए ऋषि को देखती है। इसके पास आकर हाय हेलो बोलने लगती है। तभी कैथी ये ऑब्जर्व करती है कि ऋषि की बॉडी को खून पीने वाले कीड़े लग चुके हैं। फटाफट से उन कीड़ों को हटाकर ऋषि की मरहम पट्टी करने लगती है। उसी वक्त ऋषि को दोबारा वही दौरे पड़ने लगते हैं, माइग्रेशन आने लगता है इसको। मरी हुई इसकी गर्लफ्रेंड विजी नजर आती है। ये देखकर ऋषि कैथी पर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम जाओ यहाँ से। कैथी बेचारी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली एक दिन ऋषि किसी बार पर आता है कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। उसी वक्त इसकी गर्लफ्रेंड विजी ऋषि के पास आकर बहस करने लगती है। ऋषि बार बार विजी को समझाने लगता है कि तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन ये बेवड़ी ऋषि की बात को नहीं मानती। उसी वक्त क्रिमिनल्स ऋषि पर फायरिंग करने लगते हैं। वहाँ पर शूट आउट होने लगता है। इसी शूटिंग के दौरान गलती से विजी को गोली लग जाती है और वही गोली ऋषि की एक आंख डैमेज कर देती है। खैर दूसरे सीन में हमको ये बात पता चलती है कि चैत्रा एक लेस्बियन है और हीरा नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में होती है और शायद बहुत दिनों बाद हीरा चैत्रा से मिलने के लिए इसके घर पर आती है। हीरा को देखकर चैत्रा बहुत खुश होने लगती है। खैर उसी रात ऋषि और अयनार को सत्या से यह बात पता चलती है कि कैथी अभी तक वापस लौटी नहीं। ये जानने के बाद सारे लोग जंगल में जाने लगते हैं, कैथी को ढूंढने लगते हैं। उसी जंगल के किसी जगह पर ऋषि को कैथी का फोन नजर आता है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इस वीडियो को देखकर ये बात पता चलती है कि वनराची ने कैथी पर अटैक किया। जंगल में बहुत तलाश करने के बाद फाइनली ऋषि कैथी को फाइंड आउट कर ही लेता है। कैथी भी बेचारी उसी सिचुएशन में होती है, मतलब मकड़ियों के जाल में फंसी होती है, लेकिन मरी नहीं होती। एंड टाइम पर ऋषि इसकी जान बचा लेता है और इसी तरह कैथी बहुत डरी हुई सी होती है। खैर वापस अपने गेस्ट हाउस आने के बाद ऋषि यही सोचने लगता है कि मांगई तो हमारी कस्टडी में है, तो ऐसे में कैथी पर कौन अटैक कर सकता है, जिसका मतलब मांगई कल्प्रिट नहीं है। उसके बाद जब ऋषि कैथी के पास जाता है, कैथी कहने लगती है कि मैंने वनराची को अपनी आंखों से देखा, वो बहुत ही भयंकर नजर आती है। ऋषि कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा वहम होगा। कैथी कहने लगती है कि तुम भी सच बताओ, तुमको भी किसी की आत्मा नजर आती है ना? सुबह जब मैं तुम्हारे पास थी तो तुमने तालाब में किसी को देखा और मुझे जाने के लिए कहा। तो ऋषि अपने फ्लैशबैक को कैथी को सुनाने लगता है। एक्चुअली ऋषि और विजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसी तरह इनके पेरेंट्स ने इन दोनों की एंगेजमेंट भी कर दिया। कुछ दिनों तक इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा ही चलने लगा, लेकिन बाद में विजी बात बात पर ऋषि पर शक करने लगी। दिन ब दिन इन दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और एक दिन जब ऋषि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किसी बार में गया था तो विजी भी ऋषि से बहस करने के लिए वहां पर पहुंची और शूटआउट में विजी की मौत हो गई और उसी वक्त ऋषि की आंख भी चली गई। उस हादसे के बाद जब जब ऋषि को विजी की आत्मा नजर आती है, मतलब इसको ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, इस तरह से कैथी को बताने लगता है। प्रेजेंट डे पर उसी रात तुलसी नाम की एक लड़की को वनराची नजर आती है और शायद इसके बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से तुलसी के माँ बाप एक तांत्रिक को अपने घर पर बुलाकर कुछ रिचुअल्स करने लगते हैं। मतलब तुलसी की बॉडी से वो बुरी आत्मा को भगाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी गांव वालों को ये बात पता लग जाती है कि तुलसी के माँ बाप अपने घर में कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। इस तरह से गलत समझकर तुलसी को उसके घर से बाहर निकालकर बांधकर बहुत मारने पीटते रहते हैं। तभी गांव का सरपंच यहाँ पर आकर तुलसी को बचाने लगता है, तुलसी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। खैर दूसरी तरफ चैत्रा और हीरा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन अयनार यही समझने लगता है कि चैत्रा किसी लड़के से प्यार कर रही है। हालांकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। चैत्रा अपने बारे में अयनार को कुछ भी नहीं बताती। उसी वक्त मांगई के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से पुलिस वाले मांगई को रिहा कर देते हैं।
खैर दूसरी तरफ ड्राइवर बाला जिस ओनर के पास काम करता है ना, उसी ओनर के पास काम करने वाला एक बंदा बाला की वाइफ के पास आकर यही कहने लगता है कि पुलिस वाले दोबारा बाला की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास भी आए थे उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। अब मेरे ओनर ने यह पता करने के लिए तुम्हारे पास भेजा क्या बाला मरने से पहले किसी चीज को छुपाया था, मतलब कुछ पेपर्स, कोई चीजें। तो बाला की वाइफ इस बंदे को बहुत डांटने लगती है कि अगर ऐसा होता तो मुझे कब का पता लग चुका होता। मेरे पति को मरे हुए 5 साल हो गए और पुलिस वाले अब केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो बंदा जाने के बाद बाला की वाइफ सुरली नाम के एक बंदे से मुलाकात करती है मार्केट में, कुछ सीक्रेटली बात करने लगती है इससे। अब यहाँ पर सीक्रेट बात यह है कि आयनार बाला की वाइफ को फॉलो कर रहा होता है। सुरली बाला की वाइफ से बात करने के बाद जंगल में आकर हाथी के दांतों को ट्रांसपोर्ट करने लगता है। उसी वक्त अयनार सत्या को कॉल करके सुरली के बारे में बताने लगता है। सो जब सुरली अपने ट्रक में हाथी के दांतों को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो सत्या की टीम सुरली के ट्रक को पकड़ लेती है, सुरली को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सत्या इरफान के साथ मिलकर इन हाथी के दांतों को डिपार्टमेंट को ना सौंपते हुए किसी जंगल में जाकर छुपा देता है। सत्या और इरफान ऐसा क्यों करते हैं ये हमको बाद में पता चलेगा। उसके बाद ऋषि और अयनार सुरली के पास आकर बाला के बारे में पूछने लगते हैं कि बाला की वाइफ तुमसे मुलाकात क्यों की। सुरली ये कहने लगता है कि बाला भाई अपने ट्रक में हाथी के दांतों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हो गया, बाला भाई इस काम को रोकना चाहते थे। शायद ये बात स्मगलर्स को पसंद नहीं आई, उन्होंने ही बाला भाई को मार दिया होगा और उसे एक्शन का रूप दिया। वापस अपने गेस्ट हाउस पर आने के बाद ऋषि, अयनार और चैत्रा इसी बात को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। चैत्रा यही सोचने लगती है जिसका मतलब उन्हीं स्मगलर में से कोई बंदा वनराजी का गेटअप पहनकर लोगों को डरा रहे हैं। मतलब अगर गांव में ये अफवाह फैला दे कि जंगल में वनराजी घूम रही है तो कोई भी आम पब्लिक जंगल में नहीं जाएगी। इसकी वजह से स्मगलर्स को और आसानी होगी अपने काम करने के लिए। लेकिन अयनार का यही मानना होता है नहीं, ये सारे काम, ये हत्याएं वनराजी ही कर रही है। उसी रात इरफान को नाइट ड्यूटी होने पर वो अपने पुलिस स्टेशन पर जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इरफान वॉकी टॉकी के जरिए से सत्या को कांटेक्ट करने लगता है और किसी जगह पर फटाफट से आने के लिए कहता है। इरफान थोड़ा टेंशन में होता है तो सत्या फटाफट से अपनी टीम को लेकर इरफान की प्लेस पर जाने लगता है। तो जंगल के किसी इलाके में सत्या इरफान को देखता है जख्मी हालत में। जब इरफान को अपने साथ ले जाना ही वाला होता है तो तभी कोई अनजान बंदा या बंदी सत्या के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देते हैं। सुबह होने के बाद ऋषि की टीम सत्या और इरफान को तलाश करते रहते हैं उसी जंगल में। लेकिन बात यह है कि ये दोनों शेखर के कब्जे में होते हैं। वो स्मगलर शेखर सत्या को बहुत मारते पीटते रहता है, इसके माल के बारे में पूछते रहता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अगर सत्या उस हाथी के दांत को डिपार्टमेंट को सौंप दिया तो शेखर अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अपने माल को हासिल कर सकता है। इसीलिए सत्या ने प्लान बनाकर उस माल को किसी फॉरेस्ट जगह पर छुपा दिया। तो इसी के बारे में मार पीट कर पूछते रहता है। दूसरी तरफ ऋषि की टीम दोबारा सुरली से मुलाकात करके स्मगलर्स के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो ये बंदा कुछ लोकेशंस को बताने लगता है। जब ऋषि और उसकी टीम उन्हीं लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर शेखर उसके आदमी नजर आते हैं। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फायरिंग होने लगती है। इसी फायरिंग के दौरान वो शेखर बचकर भाग निकलता है, लेकिन जाते जाते शेखर बेचारे इरफान को मार देता है, उसका गला काटकर। ऋषि के टीम मेंबर्स सत्या को बचा लेते हैं। बेचारा सत्या बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि इसका चहेता साथी इरफान अब इस दुनिया में नहीं रहा। इरफान को अपना बड़ा भाई मानता था। खैर उसके बाद चैत्रा जिस लड़की से प्यार करती है उस लड़की की शादी हो रही होती है। हीरा के पास आकर पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हारे कस्में वादे। हीरा कहने लगती है कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने मजबूर हूँ। इस तरह से थोड़ा इमोशन सीन्स होने लगते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ऋषि और कैथी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। उसके बाद ऋषि अपने हायर ऑफिसर्स के पास जाकर केस के डिटेल्स बताने लगता है कि सर पहले तो हम लोगों ने यही सोचा था कि स्मगलर्स वनराजी के भेस में लोगों को डरा धमका रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन स्मगलर्स रिसेंटली इरफान को हमारी आंखों के सामने मार दिया। लेकिन अब तक जो भी हत्याएं हुई उन हत्याओं में एक भी सबूत नहीं मिला, जिसका मतलब हत्यारा कोई और है जो सबूतों को बहुत ही चालाकी से साफ कर रहा है। उसके बाद ऋषि रॉबर्ट के कैमरे में जो फोटोग्राफ्स होते हैं उन फोटोग्राफ्स को थरोली चेक करने लगता है। तो इन्हीं फोटोग्राफ्स में ऋषि को कुछ बकरियों के फोटोज भी मिलते हैं और इन बकरियों के कानों में एक टैग लगा होता है। इस टैग की मदद से ऋषि सेल्वम से मुलाकात करने लगता है, मतलब उन बकरियों के ओनर से। रॉबर्ट के बारे में पूछने लगता है। सेल्वम कहने लगता है कि रॉबर्ट मेरे पास बकरियां खरीदता था, लेकिन खरीदने से पहले उन बकरियों को कोई दवाई इंजेक्ट करने के लिए कहता था।
मैं उन बकरियों को इंजेक्शन डालकर जंगल में जाकर छोड़ देता था और वो बकरियां बेहोश हो जाती थी। जब जंगली जानवर उन बकरियों को खाने के लिए आते थे तो रॉबर्ट उन जानवरों की फोटोज खींचता था। लेकिन जब जब उस दवाइयों की वजह से जंगली जानवर मारे जाते थे, लेकिन फिर भी रॉबर्ट इसकी कोई भी फिक्र ना करते हुए अपनी फोटोग्राफी ही इम्पोर्टेंट समझता था। खैर उसी रात जब ऋषि अपने कमरे में सो रहा होता है तो खिड़की के पास वो हरे भरे कीड़े आते हैं। जब इन कीड़ों को भगाने के लिए जाता है तो गार्डन में ऋषि को वनराची नजर आती है। फटाफट से वनराची को फॉलो करने लगता है। वनराची ऋषि को जंगल में लाती है और फाइनली ऋषि उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर छोटी पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ होता है ना, वहां पर। तो उसी पेड़ के अंदर से वनराची ऋषि के सामने आती है। ऋषि इस चीज को देखकर वही के वही बेहोश हो जाता है। जब ऋषि अपनी आंखें खोलता है तो ये अपने गेस्ट हाउस के गार्डन में मौजूद होता है और इसके आसपास वो येलो कलर वाले फूल मौजूद होते हैं। इसको कुछ भी समझ में ही नहीं आता। दूसरी तरफ एनार और चैत्रा एकाम्बरम के पीए से एकाम्बरम के बारे में पता करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी प्रोसेस में एनार को ये बात पता चलती है कि चैत्रा एक लेस्बियन है। ये जानने के बाद एनार पहले तो चैत्रा से नफरत करने लगता है, लेकिन बाद में चैत्रा को एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहोगी। उसके बाद एनार और चैत्रा ऋषि से मुलाकात करके कुछ डिटेल्स बताने लगते हैं कि एकाम्बरम रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पर काफी सारे पेड़ों को काट दिया था। रतिनम और ड्राइवर बाला स्मगलर से हाथ मिलाकर जानवरों को मार दिया करते थे। उसी तरह रॉबर्ट अपने फोटोग्राफी के लिए जानवरों को मार देता था। सो अब तक जो लोग मरे वो सारे लोग कोई ना कोई वजह से जंगल को नुकसान पहुंचाते थे। दूसरी तरफ वो स्मगलर शेखर पुलिस से बचते हुए किसी गुफा में अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। लेकिन सुबह होने के बाद पुलिस वालों को उसी किसी जंगल में शेखर की लाश पाई जाती है और वो भी उसी हालत में मकड़ियों के जाल में फंसी होती है इसकी डेड बॉडी। अब वहीं पर शेखर का एक चहेता आदमी होता है। ऋषि इस बंदे से पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ। यह बंदा कहने लगता है कि मैं ही शेखर को हर रोज खाना दिया करता था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि शेखर को वनराची ने मार दिया। इस तरह से ये बंदा ऋषि की टीम को उस गुफा के बारे में बताने लगता है। तो ऋषि की टीम उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर शेखर छुपा हुआ था। अंदर आने के बाद ये लोग ये देखते हैं कि इस गुफा के अंदर काफी सारे कंकाल है और अंदर जाने पर उसी किसी होल से वो हरे भरे कीड़े बाहर आने लगते हैं और भी कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते हैं इन लोगों के साथ। उसके बाद ऋषि की टीम रिटायर्ड एक ऑफिसर के पास जाकर इस एरिया के बारे में थोड़ा पूछताछ करने लगते हैं। ये बंदा कहने लगता है कि 20 साल पहले उसी जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे। जंगल ही उनका घर था और खाने पीने का जरिया भी। लेकिन गवर्नमेंट उस जगह पर माइनिंग करना चाहती थी। उन सारे लोगों को खाली करने के लिए कहा। उन गाँव वालों ने अपनी हक की लड़ाई की। केस कोर्ट में गया लेकिन फैसला इनके खिलाफ ही आया, जिसकी वजह से वो सारे लोग एक रात उसी गुफा के अंदर जाकर मास सुसाइड कर लिया। अब यहाँ के लोग यही समझने लगते हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, अपनी जान को वनराची के सामने पेश कर दिया, सोई हुई वनराची को जगा दिया। दूसरी तरफ वो डीएफओ मल्लिका माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात करके रिश्वत लेने लगती है। खैर उसी रात ऋषि और कैथी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, किस करने लगते हैं एक दूसरे को। तभी उसी गेस्ट हाउस में इन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब ये दोनों उन आवाजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं तो किसी स्टोर रूम में ये दोनों डीएफओ मल्लिका की लाश को देखते हैं और वो भी उसी हालत में। दूसरे दिन उन कीड़ों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला डॉक्टर ऋषि को वीडियो कॉल करके इनके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। कुछ पौधों की लिक्विड को लेकर किसी जगह पर स्प्रे करने पर ये कीड़े फटाफट से वहाँ पर जाकर जाल बुनने लगते हैं और वो भी बहुत ही फास्ट, जिसका मतलब वो हत्यारा इसी केमिकल का इस्तेमाल करके उन कीड़ों को डेड बॉडी के पास छोड़ दिया करता था, जिसकी वजह से ये कीड़े रातों रात जाल बुना करते थे। तो इसी के बारे में पता करने के लिए ऋषि अकेला ही उस गुफा के अंदर जाने लगता है। थोड़ा अंदर जाने के बाद ऋषि को दोबारा वही दौरे पड़ने लगते हैं। विजी की आत्मा नजर आती है, लेकिन इस बार ऋषि बहुत ही हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगता है। जब वो आगे जाता है तो ऋषि उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर छोटी पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ होता है ना, उस पेड़ के अंदर से बाहर आता है। समझ जाता है कि ये तो एक खुफिया रास्ता है। खैर ऋषि उसी गुफे में कुछ डायग्राम्स को देखा होता है। उन डायग्राम्स की फोटो खींचकर अयनार की बीवी यमुना को दिखाने लगता है। इन फोटोग्राफ्स को देखकर यमुना कहने लगती है कि इसमें तो यही लिखा है कि जड़ी बूटियों से कौन सी दवाई बनाई जाती है। ये टेक्निक सिर्फ आदिवासी लोगों को ही पता है। ऋषि कहने लगता है कि मैंने उस सारी गुफा को अच्छे से एग्जामिन किया। 20 साल पहले जब आदिवासियों ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था तो उस वक्त सारे लोग नहीं मरे थे। जो लोग मरना चाहते थे वो लोग मर गए
और जो लोग नहीं मरना चाहते थे तो वो लोग उसी गुफा के जरिए से दूसरी साइड निकल गए और वो रास्ता पेड़ के बाहर निकलता है। उस टनल के साइज को देखकर ऐसा ही लगता है कि बड़े लोग उस टनल से इतना आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे, सिर्फ बच्चे ही उस टनल से बाहर आ सकते हैं। जिसका मतलब उस टाइम जो लोग बच्चे बच गए थे अब उनकी उम्र तकरीबन 30 या 35 साल होगी। वही कोई बच्चा ये सारी हत्याएं कर रहा है। खैर उसी रात जिस जगह पर माइनिंग चल रही होती है वहाँ के वॉचमैन को पेड़ के ऊपर वनराची नजर आती है। ये देखकर ये बंदा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त ऋषि, ऐनार और चैत्रा यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तीनों यहाँ पर क्यों आते हैं ये हमको बाद में पता चलेगा। उसी वक्त माइनिंग के अंदर वहाँ के वर्कर्स को वनराची नजर आती है और वनराची इस माइनिंग के अंदर छोटा सा ब्लास्ट करके इन सारे वर्कर्स को किसी जगह पर फंसा देती है। अब ऋषि और उसकी टीम यहाँ पर पहुंचकर इन वर्कर्स को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त ऋषि को भी वही वनराची नजर आती है, इसको फॉलो करने लगता है। तभी कोई अनजान बंदा ऋषि पर कुछ स्प्रे करने पर ऋषि टेम्पररीली पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ पर ऋषि को एक शॉकिंग बात पता चलती है। स्प्रे करने वाला और कोई नहीं क्याथी होती है। क्याथी के साथ साथ और भी काफी सारे लोग होते हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या, मांगई, होटल में काम करने वाला अब्दुल। ये सारे लोग मिलकर उन लोगों को मारा वनराची का गेटअप पहनकर। ये सारे लोग आदिवासियों के बच्चे ही होते हैं जो 20 साल पहले बच गए थे, उस गुफा से निकल गए थे, अपने माँ बाप का मौत का बदला ले रहे हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब ऋषि और उसकी टीम को ये बात पता लगती है कि 20 साल पहले बच्चे ही उस गुफा से बच गए थे तो ये लोग उस गांव के सरपंच से मुलाकात करते हैं। पूछने लगते हैं कि तुमको सारी बात पता होगी इस गांव के बारे में, उस आदिवासियों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। तुमने ही उन बच्चों की मदद की। सरपंच जो हुआ वो बताने लगता है। जब वो बच्चे उस गुफा से बाहर आकर सरपंच के पास आए तो ये सरपंच इन सारे बच्चों को ऑर्फनेज में दाखिला दिलवाता है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग फैमिलीज आकर इन सारे बच्चों को गोद ले लिया। लेकिन ये बच्चे अपने बचपन को नहीं भूले होते, अपने माँ बाप की मौत को नहीं भूले होते। जो लोग जंगल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं ये सारे लोग मिलकर उन लोगों को मार दिया। इसी दरमियान में जब ऋषि और उसकी टीम किसी जगह पर जाकर तलाशी ले रहे होते हैं तो उस स्टोर रूम में काफी सारे केमिकल्स को देखते हैं। मतलब वो हरे भरे कीड़े, वनराची का गेटअप। और उसी जगह पर ऋषि ये ऑब्जर्व करता है कि वहाँ का एक सिलेंडर मिसिंग है और इस सिलेंडर में कोई जहरीली गैस भरी होती है। तो इसी से ऋषि को अंदाजा लग जाता है कि शायद वो लोग माइनिंग के अंदर जाकर ब्लास्ट करने वाले हैं, वर्कर्स को मारने वाले हैं। अगर वर्कर्स मर गए तो माइनिंग का काम अपने आप रुक जाएगा। प्रेजेंट डे पर कैथी की टीम पॉइजन गैस को रिलीज करने का डिसाइड कर लेते हैं। ऋषि के ऊपर धीरे धीरे वो हरे भरे कीड़े भरने लगते हैं। तभी हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है। जब ऋषि और उसकी टीम उस स्टोर रूम में गए थे तो वहाँ पर डॉक्टर यमुना कुछ एंटीडोट्स को भी देखती है। तो ऋषि माइनिंग के अंदर आने से पहले वो एंटीडोट अपने ऊपर स्प्रे कर लिया था। सो प्रेजेंट पर ऋषि उठकर सत्या और उसकी टीम से फाइट करने लगता है और बहुत ही मुश्किल से उन सारे वर्कर्स को बचा लेता है और इसी तरह सत्या और उसकी टीम को गिरफ्तार भी करने लगता है। यह होने के बाद ऋषि अपनी टीम से कहने लगता है कि सत्या की टीम तो ये सारी हत्याएं इस दरमियान में कर रही है, लेकिन 5 साल पहले ड्राइवर बाला को किसने मारा। ऐनार कहने लगता है कि शायद असली वनराची ने ही बाला को मार दिया होगा। इस तरह से ये पहला सीजन यहाँ पर दी एंड होता है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।